चलिए, हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम, सत्य, हेलो आकाश विश्वकर्मा, हेलो अंजलि, हेलो आकाश, हेलो तनु वर्मा, हेलो अमित कुमार यादव, सभी चलो भाई, ठीक है ठीक है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो सभी को, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। चलिए ठीक है, नवीन नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद सभी को, ठीक है। तो ठीक है, ठीक, नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलो ठीक है, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, मयंक सिंह, ठीक है जी, ठीक है आकाश जी, चलो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसको वर्क एनर्जी पावर कहते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ठीक है। स्टार्ट करें चैप्टर। तो हमारा चैप्टर का नाम है, हिंदी में कहते हैं इसे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, एवं शक्ति, यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। सभी को जय हिंद यार, ठीक है। हेलो ब्रिजेश, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति हमारा चैप्टर का नाम है, और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या आपके पेपर में अगर बात लेकर चलूं एनडीए के पेपर की, तो एनडीए के पेपर में ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। ये चैप्टर कभी छोड़ता नहीं, ये समझ लीजिए इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर बनेगा, खासकर आपके पेपर में इससे न्यूमेरिकल बन जाता है। तो ये जरा वर्क की चर्चा करते हैं कि कार्य क्या होता है। हाँ जी भैया, सेंड कर दूंगा, अभी बनाऊंगा यार, है ना। कल बैठकर, कल संडे है ना, नहीं कल सैटरडे है, हाँ जी। तो कल बनाऊंगा, तब देखता हूँ, है ना। मंडे और ट्यूसडे को मेरी क्लास होगी नहीं, मेरी फिर क्लास होगी वेडनेसडे को। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ सिटी से, इसलिए। कार्य का मतलब क्या होता है, वर्क क्या होता है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड, ऐसे लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड force in the direction of displacement, in the direction of displacement is work, displacement is work, is work। कार्य क्या होता है, बात लेकर चलें तो बल और बल और बल की दिशा में विस्थापन, में विस्थापन के गुणनफल को, के गुणनफल को, गुणनफल को कार्य कहते हैं। मैं आपको बता दूंगा कार्य कहते हैं, तो कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या होता है, बात लेकर चलूं तो आप ये समझिएगा, अगर मुझे वर्क लिखना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर होता है F डॉट में होता है S, यही होता है। W बराबर कितना होता है, F इंटू एस, बिल्कुल सही बात है। W बराबर कितना होता है, F इंटू एस, ठीक है जी। W बराबर क्या होता है, F डॉट एस। ये दोनों तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है, और ये वाली आपकी अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। सुनते चलिएगा, अभी हम लिख रहे हैं, ये बात हुई। बच्चों अगर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, क्या आप लोग ये जानते हो? मुझे ये बताना, अगर मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास है विस्थापन, ये मेरे पास है फोर्स, और अगर मुझे एंगल दिया गया है तो ये है मान लीजिए थीटा, तो अगर मुझे कार्य निकालना है तो कार्य निकालने का तरीका होगा W बराबर F डॉट एस, जिसको आप और ज्यादा अच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्या होगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने पेपर के लिए जरूर याद रखें। चलिए सुनाता हूं सबसे। बच्चों कार्य यानी फोर्स, वर्क जो होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? कार्य सबसे पहले डिपेंड करता है फोर्स पर, कि बल किस तरफ लग रहा है। दूसरा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और तीसरा डिपेंड करता है थीटा पर, कि एफ और एस के बीच में एंगल कितना है। जी हाँ, एफ और एस के बीच में एंगल यानी बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या है, इस बात पर भी कार्य निर्भर करता है। किसी एक बात को देखकर हम कार्य नहीं बता सकते, हमें तीनों को देखकर बताना पड़ेगा कि कार्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये जो थीटा होता है किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन है एफ एंड एस, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण। तो इन दोनों के बीच में जो कोण होता है उससे हम लिखते हैं, और W बराबर कितना होता है बच्चों, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो W बराबर की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिक सा तरीका है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। W किस किस पर निर्भर करता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। एक सरल से शब्दों में बताऊं कार्य होता क्या, ये तो किताबी भाषा है, एक डेली लाइफ में बताऊं। बच्चों कार्य एनर्जी देने का, ऊर्जा देने का एक तरीका होता है। तरीका है कैसे, मैं अगर किसी को ऊर्जा देना चाहता हूं कैसे दूं? मेरे पास एक डब्बा रखा है और डब्बे को मेरे को एक जगह से खिसका के ले जाना है, ये गतिज ऊर्जा दे दी, तो मैं गतिज ऊर्जा कैसे दी भाई? गतिज ऊर्जा दी कैसे दी गई होगी? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी आई कहां से इसके पास? एनर्जी पैदा तो कर नहीं सकते। तो आप जो कार्य करते हो, आप जो वर्क करते हो, वही इसमें एनर्जी के रूप में यानी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वास्तविकता में कार्य का मतलब होता है ऊर्जा देने का तरीका। जब आप वर्क करते हैं किसी के ऊपर, तो या तो उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, या तो उसे स्थैतिक ऊर्जा मिलती है, और या फिर उसे आपकी गतिज ऊर्जा मिलती है यानी काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इन दोनों में से कोई ना कोई एनर्जी मिलती है, और कार्य का मतलब होता है ऊर्जा देने का तरीका, ऊर्जा देने का तरीका, देने का तरीका। ये
डेली भाषा में इसको हम इस तरीके से समझते हैं। चलो, कार्य ऊर्जा देने का तरीका, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं। पहली बात, कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है या अव्यक्त क्वांटिटी होती है? क्या लगता है आपको, यह अदिश है या सदिश है? तो यह एक अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह स्केलर क्वांटिटी है, तो यह अदिश राशि है। वेक्टर नहीं होता बेटा, स्केलर होता है। तो जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश होता है, वेक्टर नहीं होता, सीधे सीधे जुड़ता है कार्य। दूसरा पॉइंट, मात्रक क्या होता है? अगर बात लेकर चलो, यूनिट यानी मात्रक। और बच्चों अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है जूल, हम सभी लोग जानते हैं। और जूल क्या है? एसआई यूनिट है। एक और होती है अर्ग। अर्ग क्या होती है? सीजीएस होती है। इन दोनों का रिलेशन लिखना चाहो क्या होगा, तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। तो कभी कभी कन्वर्जन यानी बदलाव भी पूछ लेते हैं, और 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। दूसरी बात तो जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात की बात करते हैं, तीसरी चीज की बात करते हैं, वर्क के बारे में तीसरी चीज पे बात करते हैं। चलिए, मुझे ये बताइएगा, वर्क स्केलर है, कार्य क्या है? अदिश राशि है। अगर ये स्केलर है तो क्या नेगेटिव हो सकती है? आप मुझे बताइएगा, अगर कार्य एक अदिश राशि है यानी वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या ये नेगेटिव हो सकती है? क्या ये ऋणात्मक हो सकती है? जरा सोच समझ के बताओ, क्या ये नेगेटिव हो सकती है अगर ये स्केलर है तो? कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है बच्चों? कुछ भी हो सकता है। भाई ऐसा नहीं है, आप लोग रट्टा मत मारो। स्केलर है तो क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। समझो कैसे हो सकता है। कार्य वास्तविकता में जो वर्क होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है? कार्य एक्चुअली में ऊर्जा में बदलाव को समझाता है। क्या समझाता है? ऊर्जा में बदलाव को, एनर्जी चेंज को। आप आगे चल के वर्क का फॉर्मूला लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कार्य एक्चुअली में, कार्य वास्तविकता में ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। किसको बताता है? ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। क्या बताता है? वर्क बताता है एनर्जी चेंज को। और परिवर्तन तो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्लस आएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस। और अगर काइनेटिक एनर्जी घट गई तो आप W को नेगेटिव लिख सकते हैं। तो आप जब बोलते हैं कि सर यह वर्क स्केलर है तो फिर नेगेटिव कैसे, तो उसका आंसर ये होगा कि एक्चुअली में जो वर्क होता है जिसको हम कार्य कहते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है, यानी एनर्जी चेंज को दर्शाता है। और हमारी फिजिक्स में अंदर एनर्जी चेंज या कोई भी चीज में चेंज यानी परिवर्तन, कम हो रहा है तो माइनस में आएगा और बढ़ रहा है तो प्लस में आएगा। इसलिए परिवर्तन यानी चेंज को दिखाता है, इसलिए यहां पर ये प्लस माइनस या नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये बात भूल जाइएगा कि वर्क नेगेटिव नहीं हो सकता। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कार्य कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी देखने को मिल सकता है। क्यों क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि मैंने आपको बोला क्यों देखने को मिल सकता है, इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि परिवर्तन को दर्शाता है। बिकॉज इट सिग्निफाइज द चेंज इन इट्स एनर्जी, एंड एनर्जी कैन इंक्रीज, दैट मींस वर्क इज पॉजिटिव, एनर्जी कैन डिक्रीज, दैट मींस नेगेटिव, और एनर्जी कैन बी जीरो, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से दर्शाता है। वर्क किस किस पे डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड्स ऑन, यानी कार्य निर्भर करता है, कार्य निर्भर करता है। तो किस किस बात पर निर्भर करता है? पहला निर्भर करता है फोर्स पर, यानी बल पर, कि भाई साहब टाइप ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रकार पर, कौन सा बल लगा रहे हो, बल के प्रकार पर। दूसरा निर्भर करता है ये विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। और तीसरा ये निर्भर करता है एंगल पर, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण पर, बल और के बीच कोण। इन तीन बातों पर इसकी क्या होती है? निर्भरता होती है। ये तीनों बदल जाएंगे तो हमारा वर्क बदल जाएगा। तो वर्क निर्भर करता है फोर्स पर, वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, और वर्क डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। यानी अगर बॉडी कहीं जा रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल यानी कितना कोण दर्शा रही है। इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो हमारे अगर बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हमारा वर्क डिपेंड करके चलता है, इस तरीके से हमारा वर्क डिपेंड करके चलता है। आइए चलते हैं, एक एक करके समझते हैं कि वर्क कैसे कैसे डिपेंड करता है और कैसे कैसे डिपेंड नहीं करता। एक एक करके तीनों को समझते हैं कैसे कैसे डिपेंड करता है।
करता है? सबसे पहले थीटा पर कैसे डिपेंड करता है, आइए जरा समझते हैं थीटा पर कैसे डिपेंड करता है, थीटा पर कैसे निर्भर करता है। 3 केस बना रहे हैं। पहला केस है थीटा की वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा कोण। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो तो क्या होगा? इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और तीसरा है जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कितना होगा? ये 3 कंडीशन हमें देखनी है। जब थीटा 90 से कम होगा तो W प्लस होगा कि माइनस होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तब थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, जब थीटा क्या होगा, इन सब पे चर्चा करनी है। एक एक करके समझते हैं। पहली बात बच्चों, अगर थीटा का मान 90 से कम हुआ तो मुझे एक बात बताना, क्या हम लिख सकते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है? और बच्चों अगर आप जानते हो कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा है और अगर थीटा का मान 90 से है तो भैया जी W की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी। यानी W क्या निकल कर आएगा मेरे भाई? कार्य क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। यानी कहने का एक सिंपल सा मतलब समझिए, जब आप किसी वस्तु को खिसकाते हैं, जब आप किसी वस्तु को खींचते हैं और जब आप किसी वस्तु को खींचते हैं और विस्थापन और बल के बीच में अगर 90 डिग्री से कम का कोण होता है, बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री से कम का कोण होता है, तो ऐसे सभी केस में आपका क्या होता है? ऐसे सभी केस की बात लेकर चलूं तो ऐसे सभी केस में वर्क डन यानी किया गया कार्य धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात को, कार्य धनात्मक यानी वर्क पॉजिटिव कब होता है? जब आप किसी चीज को धक्का दें तो वस्तु उसी तरफ चली जाए, है ना, उसी तरफ चली जाए। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये कहते हैं तो कार्य धनात्मक होता है अगर इन दोनों के बीच में ये चीज है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं, दूसरा केस है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर जी एस भी इसी दिशा में और एफ भी इसी दिशा में, यानी अगर थीटा 0 होता तो क्या होता मेरे भाई? थीटा 0 होता तो कॉस 0 की वैल्यू अधिकतम होती है और W बराबर निकलता, तब भी निकलता प्लस का एफ एस, और इसका मतलब होता है मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक अधिकतम कार्य। पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक अधिकतम धनात्मक कार्य। तो कोई वस्तु अधिकतम कार्य कब करती है? अधिकतम धनात्मक कार्य कब करती है? अधिकतम धनात्मक कार्य कब करती है? तो अधिकतम धनात्मक कार्य तब करती है जब आप किसी वस्तु को धक्का दें और वस्तु सीधे ही चलते चली जाए। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? अगर बल इस तरफ लगाओ तो बॉडी भी इस तरफ चली जाए, बल ऐसे लगाओ, फोर्स ऐसे लगाओ और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसी चीज को कहते हैं बच्चों, ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क पॉजिटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है थीटा की वैल्यू या तो 90 से कम हो, थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, या अगर अधिकतम चाहते हो पॉजिटिव में, मैक्सिमम चाहते हो, तो भैया जी दोनों एक ही डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, वर्क इस डायरेक्शन में। और इस तरीके से आप दोनों चीज को बच्चों समझ सकते हो। मेरी बात समझिएगा, ऐसी चीज को समझ सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो हजारों एग्जाम्पल डेली लाइफ में आते हैं और डेली लाइफ के सारे एग्जाम्पल इसी के अंदर है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में। भैया आप रोजाना जिंदगी में कोई भी बक्सा खिसकाते हो, अपने घर का पलंग खिसकाते हो, तो भाई पलंग खिसकाओगे तो पलंग आगे जाएगा, अगर आगे बल लगाओगे, अगर आगे फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आगे ही होगा। तो भैया जी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इस तरीके से इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है। डेली लाइफ के ज्यादातर एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड होते हैं। बक्से को धक्का लगाना, टक को धक्का लगाना, बक्से को धक्का लगाना, साइकिल को धक्का लगाना, ट्रक को धक्का लगाना, पंखे को धक्का लगाना, मोटरसाइकिल को धक्का लगाना, तुमको धक्का लगाना, सब इसी के अंतर्गत आएगा। बल जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में विस्थापन, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। वर्क जो होगा वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। बोलिए क्या बात आपकी ठीक है? कुछ पूछना तो नहीं चाहते हो? जी जी जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भैया देखो यार, क्लास डाउनलोड नहीं हो रही है यार, इसका यार मुझे सच में नहीं पता है। सर्वर का जो इशू है शायद अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसी कारण से शायद डाउनलोडिंग का इशू है। है ना? तो अभी तो कोई बात नहीं कह सकते, कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिले, है ना? देखेंगे, कोशिश करते हैं, है ना? पूछूंगा मैं कि क्या है क्या नहीं है। बट बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि W पॉजिटिव और अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, W पॉजिटिव कब होगा, दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा हो तो क्या होगा। मेरे भाई थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो, आपने बल ऐसे लगाया, लेकिन भैया जी बल विस्थापन मान, आपका विस्थापन ऐसे हो गया और बल मान लो आपने ऐसे लगाया, भैया ये क्या हो गया? अरे ये तो कतल ही हो गया इसका, ये क्या हो गया? ये क्या मजाक है भैया? हम बल ऊपर लगा रहे हैं, विस्थापन उस तरफ हो रहा है, यानी एंगल इनके बीच में 90 से ज्यादा हो। अगर एंगल 90 से ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा मेरे भाई? ऐसे केस में जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, तो थीटा जब 90 से ज्यादा होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। मेरी बात को समझो, वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम जानना चाहते हैं कि वर्क नेगेटिव तो होगा, लेकिन मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा? अधिकतम ऋणात्मक कार्य कब होगा? तो सेकंड पॉइंट,
अगर थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री कर दें, 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई बक्सा है और इस बक्से को आप इस तरफ खींचते हैं और विस्थापन इस तरफ कर लेते हैं, और अगर आप विस्थापन इस तरफ कर लेते हैं, क्या हुआ, विस्थापन इस तरफ कर लेते हैं, ऐसा लगा लाइट वाइट का कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ जी, विस्थापन इस तरफ को कर लेते हैं तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, और हम जानते हैं W की वैल्यू कितनी होगी, Fs cos 180 होगा, और cos 180 रखेंगे तो W बराबर कितना होगा, आपका नेगेटिव का माइनस Fs निकलेगा, जो क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा, यानी अधिकतम ऋणात्मक कार्य होगा, अधिकतम ऋणात्मक कार्य होगा, यानी मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वर्क मैक्सिमम भी हो और नेगेटिव भी हो, कितना एंगल होना चाहिए, तो भैया नेगेटिव होना चाहिए, मतलब थीटा 90 से ज्यादा, और 180 डाल देंगे तो अधिकतम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा, और इस तरीके से मैक्सिमम होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। पर आप बोलोगे सर आप बड़े चतुर हो, ऐसा होता कहां है, आगे को धक्का दे रहे हैं इस तरफ को चल रही, ऐसे कैसे हो गया, इस तरफ को होता कहां है, आगे को धक्का दे रहे हैं इस तरफ को चल रही, ऐसे कैसे हो गया, इस तरफ को चल धक्का दे रहे इस तरफ को चल रही, ऊपर धक्का दे रहे नीचे को चल रही, ऐसा कैसे हो गया महाराज। ऐसा भी कभी होता है कि आगे को धक्का दे पीछे को चली जाए, होता है, ये फिजिक्स है भाई, फिजिक्स में सब कुछ होता है, या ये भी होता है। उदाहरण के तौर पर स्विमिंग करना, मुझे एक बात बताना, स्विमिंग करते वक्त आप फोर्स कहां लगाते हो, स्विमिंग करते वक्त आप फोर्स कहां लगाते हो, चलना, वॉक करना, जब चलते हो तो धक्का पीछे देते हो, चलते कहां हो, आगे चलते हो, स्विमिंग करते हो तो पीछे धक्का देते हो, चलते कहां हो, आगे चलते हो, धक्का देते हो पीछे, चलते कहां हो, आगे चलते हो, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। रॉकेट गैसे कहां नीचे धक्का देता है, गैसे चलती है नीचे की ओर, चलता कहां है ऊपर की ओर, नीचे कितना धक्का ऊपर की ओर चलता, तो भैया जी ये भी क्या है, ये भी तो इसी के अंतर्गत आएगा। तो भैया जी ऐसा भी होता है कि हम बात करें तो वॉक करना हो गया, रॉकेट हो गया, इसके अलावा न्यूटन के सभी तीसरे नियम के एग्जांपल्स, यानी ऑल न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जांपल, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम के सभी उदाहरण, हिंदी में जगह नहीं है थोड़ी सी तो आप अपने आप लिख लीजिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम के सारे उदाहरण, और इस तरीके से आप चीजों को लिखकर चलते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल वो बच्चों वाली कार जो पीछे करते हैं आगे जाती है, अच्छा जी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए एक लास्ट केस रह गया है, थीटा बराबर सारे उदाहरण, और इस तरीके से आप चीजों को लिखकर चलते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल वो बच्चों वाली कार जो पीछे करते हैं आगे जाती है, अच्छा जी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए एक लास्ट केस रह गया है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्या होगा भाई, थीटा बराबर 90 डिग्री का क्या होगा भाई, देखे जरा पहला केस, भाई एक आदमी है, एक आदमी है, ये आदमी अपने सर पे सामान रख कर ले जा रहा है, सामान रख के ले जा रहा है मेरे भाई, अगर ये सामान रख कर ले जा रहा है तो सामान का वजन यानी mg कहां लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, नीचे, विस्थापन कहां होगा बेटा, आगे, एंगल कितना है इसके बीच में, एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल अगर 90 डिग्री है तो भाई साहब जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होएगा तो W के वैल्यू कितना होएगा, W बराबर होगा Fs cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, यानी वर्क डन कितना होगा 0 होगा। यानी जब भी बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है, व्हेन देयर इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी 0, यानी वस्तु कोई कार्य नहीं करेगी, वस्तु वर्क ही नहीं करेगी। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल है वर्क डन बाय gravitational force of Coulomb, gravitational force of Coulomb is zero। हिंदी में कुली द्वारा किया गया गुरुत्वाकर्षण कार्य शून्य होता है। बताना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि भैया जी एक बॉडी पर घर्षण फ्रिक्शन के द्वारा जीरो नहीं है, सिर्फ किसके द्वारा है, mg के द्वारा। तो आप ये देखेंगे कि कुली कोई काम नहीं करता भाई, कुली को बिना फालतू के पैसे दिए जा रहे हैं, कुली कोई काम नहीं करता, क्योंकि mg कहां लगा, नीचे, विस्थापन कहां हुआ, आगे, कोई काम नहीं। आप बाल्टी उठा के ले जा रहे, लगे हैं बाल्टी उठा के ले जाने, अरे मम्मी ने बोला बाल्टी रखे बाथरूम में बेटा, तो लगे हैं बाल्टी उठाने, भाई बाल्टी का mg कहां लग रहा है, नीचे, विस्थापन कहां कर रहे हो, आगे, 90 डिग्री का, बाल्टी उठा के ले जाने में कोई काम करते हो क्या आप, क्या फालतू की बात करते हो, कोई काम नहीं है आपका, कोई वर्क नहीं कर रहे हो आप, जीरो वर्क, तो आप कोई काम नहीं करते हैं, सीधी सी बात। ट्रक इतना सारा सामान उठा के ले जा रहा, ट्रक का mg कहां लग रहा, नीचे, विस्थापन कहां हो रहा, आगे, कोई काम कर रहा क्या, नहीं कर रहा, तो ट्रक इतना वजन ले जाके वजन उठा के ले जाने में कोई काम ही नहीं होता।
तो आप ये देखोगे रोजाना जिंदगी के अंदर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क नहीं होगा। हमारी फिजिक्स तो यही कहती है कि भाई साहब वर्क नहीं होगा, और हम जो कहते हैं वही बात मान लो आप। फिजिक्स जो कहती है कि भैया अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो होगा, किया गया कार्य जीरो होगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो धनात्मक होगा, थीटा जीरो होगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा यानी अधिकतम धनात्मक होगा, थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा तो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो मैक्सिमम नेगेटिव यानी अधिकतम ऋणात्मक होगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए, आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल भानु प्रताप सिंह, बिल्कुल समझ गए आप, चाहे 10 किलोमीटर चाहे कितना भी, बक्से में ले जाने में कोई काम नहीं किया आपने। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस तरीके से। चलिए भैया जी, चलिए ठीक है जी। आपके लिए एक छोटा सवाल है, क्योंकि आप अनपढ़ नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो। मैंने पहली नजर में ही आपको पहचान लिया था कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो इस हिसाब से आपको उत्तर देना चाहिए। वर्क डन नहीं, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो, ऑफ बॉडी इज जीरो, वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी। हिंदी में, यदि वस्तु द्वारा विस्थापन शून्य हो, वस्तु द्वारा विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य होगा। आपको बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा अगर विस्थापन कोई वस्तु क्या करती है, जीरो करती है। चलिए भैया जी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क कितना होगा। एक बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कितना होगा, ये बात हमने पूछी गई है। हमने एंगल पे तो लिख लिया, हम सेकंड लिख रहे हैं कैसे, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पर निर्भर करती है, डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करती है, विस्थापन पे निर्भर करती है। चलिए भैया जी जरा देखें क्या इसका उत्तर लगाया जाए। अच्छा, शून्य ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। भैया जी फिजिक्स ही पढ़े होगे, क्या करे हो बेटे स्कूल में। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं होता भाई, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है बॉडी का तो वर्क भी जीरो होता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। आइए देखिए कब जरूरी है कब जरूरी नहीं है। अगर लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो यानी संरक्षी बल हो, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल कहते हैं। संरक्षी बल वो बल होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, ऐसे सारे फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बलों की बात की जा रही है। संरक्षी बल के उदाहरण आपने लिखे थे, स्प्रिंग बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए जी, तो इन सभी में अगर संरक्षी बल है बेटा तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर विस्थापन जीरो होने का मतलब डब्ल्यू जीरो होना होता है। क्या होता है, एस जीरो होने का मतलब डब्ल्यू जीरो होना होता है। आप कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें तो होगा, अगर ये फोर्स की बात की जा रही है, अगर ये बलों की बात की जा रही है तो एस जीरो मतलब डब्ल्यू जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब आप बोले सर कैसे, आपको बताते हैं। एक बात को समझिएगा मेरी, चलिए सुनिएगा मेरी बात को। एक बात मुझे बताना बेटा, एक बात मुझे बताना बेटा, एक बात मुझे बताना बेटा, कोई बॉडी है, इस वो बॉडी को मैं पहले नीचे लेकर गया हूं, यानी पहले इस बॉडी को मैं कहां लेकर जाता हूं, नीचे लेकर जाता हूं, और फिर इस वस्तु को मैं ऊपर लेकर जाता हूं, ताकि विस्थापन कितना हो जाए बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ये मेरा पहला रास्ता है, ये मेरा दूसरा रास्ता है। पहले मैं बॉडी को नीचे लेकर गया हूं, फिर मैं बॉडी को ऊपर लेकर जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं टोटल वर्क कितना होगा। तो पहले नीचे जाने में वर्क, जाने में वर्क,
नीचे जाने में कितना वर्क होगा अगर बात लेकर चलूं बच्चों, जब ये वस्तु नीचे जाएगी तो क्या मैं कह सकता हूं जब ये बॉडी नीचे जाएगी, जब ये नीचे जाएगी तो भाई mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, mg के द्वारा निकाल रहे हैं mg तो नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, नीचे होगा भाई। फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, बल भी नीचे और विस्थापन भी नीचे। तो भाई अगर दोनों के दोनों नीचे हैं तो भाई w बराबर होगा और थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री, और जब ऊपर से नीचे कोई चीज जाएगी तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, तो थीटा 0। तो w बराबर कितना होगा, w बराबर लिखा जाएगा mg, पूरा लिख देता हूं, एफ एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस 0 1 हो गया, और एफ की जगह अगर mg रख दूं तो कितना आएगा mgs आएगा। मुझे बताओ कि w1 कितना निकला mgs। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा ऊपर ले जाने में कार्य, दोबारा ऊपर जाने में कार्य, जाने में वर्क। तो जब नीचे से ऊपर जाओगे तो फिर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट 0 करना है, विस्थापन 0 करने का मतलब पहले नीचे फिर दोबारा अपनी जगह पर, अपनी जगह पे दोबारा आ गए। तो भाई जब नीचे से ऊपर जाएगा तो mg तो अब की बार नीचे लगेगा, लेकिन अब की बार विस्थापन किस तरफ होगा, ऊपर होगा, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो विस्थापन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg तो हमेशा नीचे लगेगा। अब की बार थीटा कितना होगा बेटा 180 डिग्री, और अगर मैं W2 निकालूं कितना होगा तो 180 डिग्री पुट करूंगा, fs cos 180, cos 180 -1 होता है तो W2 निकलेगा, माइनस का W2 निकलेगा माइनस का mg इंटू एस। वर्क स्केलर है कि वेक्टर है, वर्क यानी कार्य स्केलर यानी अदिश है कि सदिश है, अदिश राशि स्केलर, और स्केलर सीधे सीधे जुड़ती हैं, दिशा विशा से कोई मतलब नहीं होता। तो टोटल वर्क कितना होगा अगर बच्चों निकालना चाहते हो तो टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा, W बराबर होगा W1 प्लस W2, आंसर होगा mgs, माइनस में mgs बराबर में कितना होगा 0। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, s 0 होने का मतलब यहां पर W 0 होना होता है। यानी अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस संरक्षी बलों के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि s 0 है, तो इसका मतलब W 0 होगा। इस बात को याद रखें, आप अगली बार से प्रूफ ना देखें, आप अगली बार से कॉन्सेप्ट याद रखें कि मैं बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं, S0 का मतलब W0 होना ही होता है, लेकिन कब, सिर्फ कंजर्वेटिव, सिर्फ संरक्षी बलों के लिए। हाँ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, हाँ जी भैया जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी। तो हम बात लेकर चलें तो हमें ये बात सिंपल सी समझ में आएगी, और यहां पर पहले नीचे गए फिर दोबारा अपनी जगह पर आ गए, S 0 हो गया, और वर्क भी हमारा कितना निकला, टोटल 0 निकला। इसका मतलब यहां पर S 0 का मतलब W 0 होना होता है। अगर किसी को किसी में भी डाउट है तो आप मुझे बता दो, किसी में भी आपको कोई परेशानी हो। मुझे नहीं पता आपसे आज से पहले आप लोगों को कितनी चीजें, कितने बेसिक्स बताए गए हैं, कितनी नॉलेज दी गई है, कितना आपको फिजिक्स पढ़ाई गई है कि रटाई गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई एक एक बात अगर सीखना चाहते हो तो भाई मुझसे सीख सकते हो। छोटी सी छोटी बातें भी मैं आपको बता के चल सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक्स ABCD से स्टार्ट कर सकता हूँ, ABCD से सिखा सकता हूं। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहां पर S 0 होने का मतलब W 0 होना होता है। क्या बात ठीक है, बोलो भाई, क्या बात ठीक है? ठीक है, ठीक है तनु वर्मा, ठीक है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है सर जी जहां आंखें कहती है सोने दे, दिल कहता है रोने दे। तुमने, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसकी जिंदगी ऐसे दौर से गुजर रही है भाई, जिसकी आंखें कहती है सोने दे, दिल कहता है रोने दे, और सपने कहते हैं। भैया किसका, ये कौन का किसका दिल है बेटे? जिस उम्र में आप हो ना बेटा, उस उम्र में लोग ना IAS वाईएएस के सपने देख रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हो यार अपनी जिंदगी के साथ, क्या मजाक कर रहे हो भाई? क्या माँ बाप ने इस जिंदगी इस दिन के लिए पैदा किया है क्या, कि बेरोजगारी भी रहो, मतलब ये भी नहीं कि अपने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के उनको भी दे सको? किस किस जिंदगी, किस चीज़ के लिए जी रहे हो भाई, किस लिए पैदा हुए हो भाई? भाई माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो ये सब नहीं होते जिंदगी में। जिंदगी में एकमात्र उद्देश्य होता है, पैदा होने का एक उद्देश्य है, और वो है नौकरी लेना, और माँ बाप को उनकी इस जिंदगी में, इस वृद्धावस्था में जो आगे चल के आएगी, उस जिंदगी में उनका साथ देना, और बहुत बेहतरीन तरीके से साथ देना, उनको किसी चीज की कमी ना होने देना। अगर उनने आपको बाइक से घुमाया तो कार से घुमा के दिखाना भाई। किसके लिए आयो भाई, काय के लिए आयो? क्या बकवास बातें हैं ये सब चीजें, क्या होते हैं सब ये चीजें, क्या होती हैं? रोने दे, सोने दे, खाने दे, पीने दे। जिंदगी में सफलता सिर्फ उसको मिली है जिंदगी में जिसने अपनी जिंदगी में शिकायतें नहीं करी। फेल होना, गलत होना, गलती होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, गलत सब होते हैं, सबके साथ गलतियां होती हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उसे मिलती है जिसकी जिंदगी में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। एक्सक्यूज का मतलब होता है जिसकी किसी चीज में भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये नहीं कि भैया इसलिए था, हम इसलिए रह गए, इसलिए था, हमें नींद आ गई इसलिए हम सो गए। ये सब जिंदगी का पार्ट नहीं होते भाई। थोड़ा सा चीज़ों को सीरियस हो जाओ। जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ये समझ लो, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ओले पड़ जाए, फर्क नहीं पड़ता। आपकी पढ़ाई से आपको विचलित करने वाला कोई नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत उतर के आ जाए। पहले पेपर निकलेगा, उसके बाद कुछ होगा। समझ में आ रही बात? तो भाई ये सब चीजें होती नहीं भाई। रोने वोने, दिल विल क्या होता है? दिल होता है क्या? काय का दिल, काय का बकवास बात फिर से कौन सिखाता है? ये मोबाइल वोबाइल के चक्करों में ना पड़ा करो, इन सब रील वील के चक्करों में, इंस्टाग्राम के चक्कर में दिल विल कुछ नहीं होता। दिल विल सिर्फ एक चीज होती है, पढ़ाई। नौकरी लगेगी, उसके बाद जिंदगी में कुछ दिखेगा, तब तक आंखें को पट्टी बनी है पढ़ाई की। चलो भैया नेक्स्ट चीज, चलिए।
तो हमने एक केस हमने पढ़ा, हमने एक केस बहुत सरल सा है, और हमने ये केस पढ़ा कि भैया जी S0 होगा तो इतना होगा, ठीक है जी। हाँ जी भैया, ये सब चक्कर में ना पड़ो कि क्या हो रहा है, क्या जिंदगी में कुछ भी मत सोचो आज के दिन। आज ये सोचो कि भाई मैंने 1 मिनट अपना 1 घंटा वेस्ट क्यों कर दिया, 1 मिनट वेस्ट क्यों कर दिया, 4 मिनट वेस्ट क्यों कर दिए। किसी कुछ नहीं होता दिल विल। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एकमात्र उद्देश्य है, इसके बाद कुछ और आता है। पहली जिंदगी की प्रायोरिटी, हम पैदा ही इसलिए हुए कि अफसर बन सके, वरना इस जिंदगी का धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। भैया वंशिका, तो इसका मतलब आप डरते नहीं है रिजल्ट से। अगर आपकी आंखें कहती हैं कि आप सोने दो, तो इसका मतलब आप रिजल्ट से डरते नहीं है। जिस बंदे को नींद आ जाती है, ये समझ लीजिए जिसकी आंखों में नींद भरी है, उसका मतलब है कि उसको डर नहीं है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। यानी आपकी जिंदगी में ऑप्शंस हैं काफी सारे कि अगर नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जिनको नींद आना बंद हो जाती है एग्जाम के टाइम पर। नींद दूर की बात है, नींद नहीं आती, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। बट सबका अपना अपना पर्सनल मत है, अपनी अपनी ज़िंदगी है। सब अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करते हैं, अपनी ज़िंदगी की किस्मत खुद लिखते हैं। तो सबका अपना अपने फैसले हैं। कंट्रोल क्या होता है भाई, डर नहीं लगता मतलब आपको कंट्रोल आ जाए। नींद कोई कैसे चैन से सो सकता है भाई, चैन से कोई कैसे सो सकता है? जिसके सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए, जिसके टॉपिक पूरे नहीं हुए, जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उसका नींद कैसे आ सकती है? नींद आ रही है, जाके बैठो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ चारों तरफ से आवाजें हो रही हो, बड़े बड़े हॉर्न बज रहे हो। सोना होना नहीं होता भाई, पढ़ाई होती है उसके बाद कुछ होता है। चलो भैया, तो दूसरा केस हमने कहा, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, असंरक्षी बल होता तो। जितना सोना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोना नहीं है, सोना है, लेकिन अपनी जिंदगी में जितना सोना है उससे 1 घंटा सोना है, जितना जरूरी है उससे। अगर कोई डॉक्टर आपसे बोला 6 घंटे सोना, तो आप 5 घंटे सो। मैं तो कह रहा हूं भाई 1 घंटा और पढ़ाई में लगा दो। मैंने कहा सोने का एक सही तरीका है। अगर आप सो गए तो अपने दिमाग को, अपने मन में ये सब चीजें आने ही मत दो कि कितना क्या भाई, इसके अलावा जितनी चाहिए टाइम है वो पढ़ाई का है। थोड़ा सा अपनी जिंदगी में डर लगाओ, डर लाओ अपनी जिंदगी में। असर्चिबल, जिसने अपनी जिंदगी में कोई डर ही नहीं लिया, उसको क्या, श्री राम जी, जब श्री राम जी को भी धनुष, जब श्री राम जी को भी समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया था, तब रास्ता दिया था जब उन्होंने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया था। डर के बिना कुछ नहीं होता अपनी जिंदगी में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असरक्षीबल। अब कैसे हैं सर, अब तो 70 डे हार्ड चैलेंज ले आए कुछ सर। हाँ जी भैया जी, बस पढ़ाई कर दो फिर क्या है। हाँ बिल्कुल भाई वैष्णवी, आप सब चीज़ें सब ऑर्गेनाइज रखो। मैं ये नहीं करूँगा कोई चीज़ छोड़ो या कोई चीज़ पकड़ो, सब ऑर्गेनाइज रखो। 6 घंटा सोना, दैट मीन 6 घंटा सोना। इतने घंटे ये पढ़ना, इसका मतलब ये इतने घंटे पढ़ना। हमने कहा केमिस्ट्री पढ़ना है तो इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है। हर चीज़ का एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। अपनी चीज़ें लिख लो कि मेरे को किस दिन किस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगी नहीं, भले कितनी भी नींद आ रही हो। तो अपनी चीज़ों पे, अपनी चीज़ों, अपने आप से कुछ चैलेंज लीजिए अपने आप से, क्या चीज़ें करनी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उदाहरण की बात लेकर चलूँ, एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चों, एग्जाम्पल होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। पहला एग्जाम्पल होता है जिसकी हम बात लेकर चलें, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। सॉरी, स्प्रिंग कहाँ से लिख दिया यार मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो इसको हम बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल। दूसरा होता है विस्कस फोर्स, श्यान बल। श्यान बल, विस्कस फोर्स यानी श्यान बल। और बेटा अगर मैं इन दोनों बलों की बात लेकर चलूं ना, तो आज तक आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सब यहां गलत हो जाते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डब्ल्यू जीरो नहीं होगा। अगर आपके पेपर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, आपको लगा के आना है कि मे और मे नॉट भी जीरो, यानी जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एस जीरो होने का मतलब हमेशा डब्ल्यू जीरो होना ही होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए जरा देख लेते हैं एक छोटा सा प्रूफ इस बात पर भी कि ऐसा कैसे हो गया महाराज। चलिए भाई, मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता। एक वस्तु है, एक वस्तु है, इस वस्तु को, इस बॉडी को मुझे यहां से यहां ले जाना है। कहां ले जाना है? यहां ले जाना है। चलिए पहला रास्ता, पहले मैं इस वस्तु को यहां लेकर गया, पहले इस वस्तु को मैं यहां लेकर गया और फिर मैं इस वस्तु को यहां लेकर आया वापस, ताकि विस्थापन जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ये मेरा पहला रास्ता है, पहला फर्स्ट है, और ये मेरा सेकंड है, दूसरा रास्ता है। हम यहां से गए और दोबारा लौट आए और हम जानना चाहते हैं कि किया गया कुल कार्य कितना होगा। क्या अब की बार भी विस्थापन जीरो होने पर, अपनी जगह जाने पर, क्या वर्क जीरो निकलता है? आइए देखते हैं। पहला रास्ता, पहला पहला रास्ता में कितना कार्य किया? पहला रास्ता, बेटा पहले रास्ते की बात लेकर चलूं तो पहले रास्ते में जो वस्तु है, जो बॉडी है, इस तरफ को जा रही है, और फ्रिक्शन किस तरफ आएगा बेटा? पीछे की तरफ आएगा। जब ये वस्तु इधर को जाएगी, जब ये वस्तु इधर को जाएगी, जब ये वस्तु इधर को जाएगी मेरे भाई, जब ये वस्तु इधर को जाएगी, तो मुझे बताना, जब ये वस्तु इधर को जाएगी तो विस्थापन इस तरफ, फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? पीछे।
घर्षण पीछे आएगा तो थीटा का मान कितना होगा बेटा 180 डिग्री, और डब्ल्यू निकालेंगे कितना आएगा तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 अगर मैं पुट कर दूं और भैया जी एफ की वैल्यू भी पुट कर दूं तो क्या मैं डब्ल्यू बराबर लिख सकता हूं एफ इंटू एस माइनस का, मुझे बताइए क्या डब्ल्यू वन की वैल्यू यानी पहला जो कार्य है क्या वो माइनस का एफ एस निकला है, माइनस का एफ एस निकला है, बिल्कुल निकला है माइनस का एफ एस, है ना जी भैया। सोचो यहां से वस्तु गई, विस्थापन इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, घर्षण बल पीछे, तो हमने बोला थीटा 180 मतलब कितना हुआ, वर्क नेगेटिव। मुझे ये बताना दूसरे केस की बात लेकर चलूं, अगर आपने अब इधर से इधर को आए तो विस्थापन किस तरफ को हुआ, इधर को, अब इस तरफ को आए, इस तरफ को आए तो फ्रिक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ हो गया। डब्ल्यू अब की बार फिर से कितना है थीटा 180, थीटा 180 है तो W2 इक्वल टू क्या निकलेगा एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 निकालेंगे तो W2 फिर से कितना निकलेगा माइनस का एफ एस निकलेगा। मुझे बताओ ये निकला, कार्य क्या है, स्केलर यानी अदिश राशि है, अदिश राशियों में दिशा से कोई मतलब नहीं होता, सीधे जोड़ देना होता है। तो टोटल वर्क कितना होगा अगर मैं बात लेकर चलूं, तो टोटल वर्क की बात लेकर चलूं तो टोटल वर्क होगा W बराबर W1 प्लस W2, और आंसर आएगा माइनस का 2fs। देखो यहां पर जीरो नहीं आया, अब की बार माइनस का 2fs आया है, माइनस का fs प्लस माइनस का fs, आंसर कितना आएगा माइनस का 2fs। तो यहां पर विस्थापन जीरो है, बॉडी अपनी जगह पे आ गई है, लेकिन अब की बार वर्क बिल्कुल जीरो नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब, विस्थापन जीरो होने का मतलब हमेशा कार्य जीरो नहीं होता। ऐसी बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एस जीरो होगा तो डब्ल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लंगड़े बच्चे, एक बात को हमेशा समझ लीजिए कि एस जीरो होने का मतलब डब्ल्यू जीरो होना बिल्कुल नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं। तो इस तरीके से हम दो केस और बनाते हैं और इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। तो पहला थीटा पे निर्भर करता है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे यानी डिस्प्लेसमेंट पे, और तीसरा फोर्स यानी बल पे डिपेंड करता है। आइए देखते हैं तीसरा केस यानी फोर्स पर कि बल पर क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजें बच्चों नहीं होंगी। आइए जरा देखते हैं कि कितनी चीजें होंगी कितनी चीजें नहीं होंगी। बोलो भैया जी, क्या कह रहे हो भैया जी, ठीक है। मेरे भी मॉक टेस्ट होने हैं स्टार्ट, लेकिन अभी क्या है मेरे को थोड़ा सा जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से आज मैं वैसे सोच रहा था कि आप लोगों की क्लास रख लूँ एक यूट्यूब पे, बट आज यूट्यूब पे क्लास इसलिए नहीं हो पाई कि इस पर्पजफुली कि आज मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इस आपसे पहले भी क्लास थी, आपके बाद में भी क्लास है, इससे पहले भी क्लास थी, तो आज पूरा दिन ऐसा हो गया कि क्लासेस ही क्लासेस चल रही हैं, बहुत लगातार क्लासेस रात के 11 बजे तक। चलो ठीक है, आप 70 डेज चैनल में नहीं यार, मैं नहीं आऊँगा यार। निष्ठा नहीं यार, मेरा नहीं है, वो तो यूट्यूब पर है यार, सर का है, मेरा थोड़ी। मैं अपने यूट्यूब पे रखूंगा 70 डेज का चैलेंज, है ना। चलिए जी, तीसरा फोर्स पर यानी बल पर कैसे निर्भर करता है। तीसरा बल पर, भाई क्या एक ही बल होता है क्या जिंदगी में, एक ही बल है क्या किसी वस्तु पर। जब आप W बराबर एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं तो फोर्स कौन सा, मेरे पास कितने फोर्स लग रहे हैं, mg भी तो लग रहा है, हो सकता है mg की वजह से वर्क पूछा हो सकता है रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल की वजह से पूछा हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल की वजह से यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क पूछा हो यानी कार्य पूछा हो सकता है अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो जब भी आपसे वर्क पूछेगा तो बोलेगा कि फाइंड वर्क ड्यू टू किस फोर्स की वजह से, यानी किस फोर्स की वजह से वर्क पूछा गया है, किस बल की वजह से कार्य पूछा गया है बताएगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ वही फोर्स रखना है जो आपसे पूछा गया है। तो आप फोर्स की बात करें कि फोर्स के बारे में हमारी चर्चा है कि फोर्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, देखते हैं क्या बातें हैं, फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जरा देखें भाई, एक बात को समझो, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई किसी भी बॉडी पर कई सारे फोर्स लग सकते हैं, कई सारे बल लग सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है आपसे अप्लाइड भी हो सकता है, तो जिस फोर्स के द्वारा कार्य पूछा गया है लिखना पड़ेगा। mg भी हो सकता है, mg यानी गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स भी हो सकता है, या फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, घर्षण बल भी हो सकता है। किस बल के बारे में पूछा गया है, इस बल को ध्यान रखना ताकि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। क्या आपको ये बात समझ आई, ठीक है वंशिका, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो ठीक है जी, बोलिए भैया जी, क्या बात ठीक है। एक न्यूमेरिकल पे चलें, एक न्यूमेरिकल कर लो, फिर इस टॉपिक को आगे फिनिश करते हैं, फिर इस टॉपिक के आगे चलते हैं, फिर हमारा वर्क यानी कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एनर्जी पे चले जाएंगे, थोड़ा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 4-5 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों देखो, सेकंड बात नहीं, क्वेश्चन करो, सेकंड बात छोड़ो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे पास मान लेता हूं कोई वस्तु है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे पास कोई वस्तु है, इस पर मैंने आरोपित बल यानी एफ अप्लाइड लगाया है 100 न्यूटन का, कितने का, 100 न्यूटन का। आपको मास की वैल्यू कितनी दी गई है, मास दिया गया मेरे भाई आपको 2 किलोग्राम। म्यू की वस्तु चल रही है, पहले से ही बता के चल रहा हूं, म्यू के का मान है 0.5। हमसे पूछा गया फाइंड, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिया गया है 10 मीटर का। हमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय
पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल, तीसरा अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल, और चौथा फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। चारों बलों के द्वारा बताइए फ्रिक्शनल फोर्स यानी कितना कार्य किएगा, कोई वस्तु कितना वर्क डन करेगी, ये बता के चलिए। किया गया कार्य बताइए, हमें बताना किया गया कार्य। पहला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, प्रतिक्रिया बल द्वारा, तीसरा आरोपित बल द्वारा, और चौथा घर्षण बल द्वारा। इन चारों के द्वारा आपको वर्क बताना है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा? सोच समझ के बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन आपको मुझे बता के चलना है। चलिए जी, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए, झटपट दे दीजिए कि आपका इसका उत्तर कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बताइए। हाँ जी भैया 10 ले, 10 लिखा हुआ है, 10 ही लेना है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अरे ऑप्शन नहीं बताना है भाई सुधाकर, ऑप्शन नहीं बताना है, ऑप्शन नहीं बताना है। आपको हर एक के द्वारा वर्क निकालना है, ऑप्शन नहीं बताना है। इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, इस फोर्स के द्वारा कितना होगा, इस फोर्स के, इस बल के द्वारा कितना कार्य होगा, इस बल के, आपको चारों के आंसर बताने हैं। चलिए भैया जी पहले की बात करते हैं। पहला तो भैया जी आपने कहा, ठीक है जी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताया गया है, डिस्प्लेसमेंट आगे ही लेना है, ठीक है जी। तो भैया आपसे पूछा गया कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ जी मैटर करती है, शिवम रावत बनाना था, एक किसी ने पूछा पूछा था डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ, ठीक है। मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है भाई। एंगल तो एफ और एस के बीच में लिखोगे। तो भाई पहली बात तो पहले आप बोल रहे हैं मुझसे कि भाई साहब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कहां लगता है हमेशा mg, डिस्प्लेसमेंट कहां होता है ये, तो आपका वर्कडन कितना होगा, पहले का आंसर होगा जीरो। क्यों एंगल जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और थीटा के 90 होने की वजह से कार्य कितना होगा, जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। सेकंड केस बी, बी वाला क्या है, नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया बल। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है बेटा, ऊपर, आर ऊपर लगेगा, आपने कहा एस इस तरफ है, एंगल फिर से कितना है 90 है, और फिर से 90 है तो कितना होगा, थीटा की वैल्यू 90 होने की वजह से वर्क कितना होगा, फिर से जीरो होगा। बोलिए कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग तो यार शानदार हो यार, आप लोग तो कमाल हो। थीटा 90 होगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरे केस की बात लेकर चलूं तो मैंने आपसे कहा अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। आरोपित बल आपने कितना लगाया, 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन आपने बल लगाया है, 100 न्यूटन बल लगाया है, विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन, और थीटा की वैल्यू आपको पता चल रही है 0 डिग्री है, तो वर्कडन कितना होगा, वर्कडन बराबर होगा एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो 100 इंटू में 10 हो गया, आंसर कितना आ गया, एंड ये आ गया 1000 न्यूटन। मुझे बताइए क्या बात ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है, चेक कर लो सब। अच्छा जी सुधाकर, ठीक है जी भैया, तो आंसर इतना हो गया। डी ऑप्शन आपने कहा कि भैया जी चौथा, हमने कहा घर्षण बल द्वारा, तो घर्षण बल निकालना भी आप जानते हो, भूल तो नहीं गए बेटा। एफ बराबर होता है म्यू इंटू आर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, म्यू इंटू आर करेंगे तो 0.5 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, एम जी कितना होगा, 20 होगा, एम जी कितना होगा 20 होगा, और आर ये होता है, ये तो आप कर चुके हो, तो आर की वैल्यू 20 के बराबर हो गई, 20 यहाँ रख दिया तो 20 यहाँ रख दिया तो हुआ 10 न्यूटन, और मेरे भाई अगर मैं निकालूं अब कितना होगा, तो वर्कडन बराबर कितना होगा, एफ एस कॉस 180 होगा, कॉस 180 -1 हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है तो आंसर कितना आएगा 100 न्यूटन आएगा। चेक करके बताओ क्या बात सही है, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, बोलो भैया जी। 100 न्यूटन नहीं 100 जूल, जी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे बताइए क्या आपको बात समझ आई, किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सर डी का आंसर नेगेटिव कैसे होगा, बेटा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर ये बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, घर्षण कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। एफ और एस के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री का, तो माइनस ही तो आएगा। सर जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, पर्सनल बात करनी है। अरे यार हम लोग भी क्या कहें, हाँ ठीक है -98, कोई बात नहीं, जी को 9.8 रख दोगे तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी भैया अंजलि, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पैटर्न का सवाल आपके पेपर में क्वेश्चन, सर माइनस नहीं लगाए, कहाँ नहीं लगाया यार, अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक है, हो जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक। तुम लोग तो गलतियाँ पकड़ने लगे हो आजकल। चलिए बढ़िया, ठीक है जी, चलिए। क्या हुआ सर? सुमित सर कह रहे हैं 9th तो 10th की फिजिक्स कर लो। हाँ ठीक है, गलत भी नहीं कह रहे हैं। 9 10th भी करनी है और कुछ पोर्शन 11 12th भी करना है, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वो 11th क्लास में आता है, वो आपको करके चलना है ना? वो सब आपको 12th कुछ 11 12th का पोर्शन भी करके चलना है ना? जैसे कैपेसिटर वगैरह हो गया, तो वो आपको करके जाना है। 9 10th में तो यार ABCD आती है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। वो तो पहले के ज़माने में आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब तो पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। क्या हुआ सर, जब आप सेपरेट बैच पढ़ाते हो तो हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज पढ़ाते हो? हाँ जी भैया, बायलैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। वैसे तो जनरली हम बायलैंग्वेज ही पढ़ाते हैं, पर कभी कभी बैचेस होते हैं जिनको हम प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश के बैचेस होते हैं, उनमें हम अकेला अकेला भी पढ़ाते हैं। तो जैसे मैं एक अभी करंटली एक हिंदी मीडियम का बैच पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा हिंदी में है, तो प्योर हिंदी बैच भी चलता है। एक बैच वो भी है जिसको पूरा इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो पूरा इंग्लिश भी चलता है। तो ये डिपेंड करता है यार, मैं तो मल्टीपर्पज़ आदमी हूँ, कुछ भी पढ़ा लेता हूँ यार। बिल्कुल साहिल, बिल्कुल सही। मैं खुद मिलना चाहूँगा आप सभी लोगों से यार, आप लोगों का तो सितंबर से पहले हो जाएगा सिलेबस। तनु वर्मा यार, सितंबर से पहले करवाना पड़ेगा। और चाहे कुछ भी हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस डालने पड़ जाएँ, चाहे कुछ करना पड़ जाए, सिलेबस तो करवाना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन तो इंपॉर्टेंट है। मोटिव क्या है क्लास कराने का? ताकि भैया भैया कराने का, क्लास कराने का यही तो उद्देश्य है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। तो कुछ भी हो, सिलेबस तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन तो और भी अच्छे मिल जाएंगे बेटा, लेकिन बात वही है कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन कराने को तो यार मैं IITs के क्वेश्चन करा दूँ अपने बैच से। हाँ, वन शॉट लाऊंगा, यूट्यूब पे वन शॉट लाऊंगा भाई। हाँ जी, और पढ़ाएंगे भैया जी। सर आज तो 36 वाला मॉक टेस्ट है। अरे आज मेरे पास क्लासेस बहुत सारी हैं, मैं लेने वाला था मॉक टेस्ट, बट आज क्लासेस, मैंने बोला ना अभी, मेरे पास क्लासेस आज इतनी सारी हो गई कि क्लास 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 क्लास, एक के बाद एक क्लास, रात के 10:30 बजे तक क्लास ही क्लासेस है यार। ठीक है, चलिए भैया जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे फोर्स आपको डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देगा तो भी आपके आंसर बदल जाएंगे। तो कई सारे हो सकता है, किसी एंगल पे दे दे, जैसे उदाहरण के तौर पर आप, उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन है, आप मुझे अब बताइए कि सारी चीज़ों के द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक क्वेश्चन है ये वाला। हमने कहा ये बॉडी 10, एस की वैल्यू 10 मीटर है, लेकिन अब की बार जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है? एफ की वैल्यू अब की बार है 100 न्यूटन। एफ की वैल्यू है 100 न्यूटन। ठीक है जी, एफ की वैल्यू 100 न्यूटन है। ठीक है जी। मास की वैल्यू हम मान लेते हैं, मास की वैल्यू हमने कहा 7 किलोग्राम है, मान लीजिए मास की वैल्यू 7 किलोग्राम है। म्यू की वैल्यू हम बोल देते हैं 0.5 है। पिछले वाला क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि वर्क डन कितना होगा उन चारों फोर्सेस के द्वारा। तो एक बार मुझे बता दो कि वर्क डन उन चारों फोर्सेस के द्वारा कितना होगा, कितना नहीं होगा। जरा मुझे बताओ तो, उन चारों के द्वारा वर्क डन कितना होगा, कितना नहीं होगा। इन चारों के द्वारा वर्क डन आपको बताना चाहो तो और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेपर का फिर दिक्कत हो जाएगा ना, अपन को सिलेबस भी करना है। चलो, कॉपी पेस्ट तो हो ही नहीं रहा, चलो ठीक है, आता नहीं है मुझे, ठीक है। आ, चलिए भेजिए। क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन बताया आप लोगों ने मुझे, आंसर कितना हुआ? अच्छा, ये एंगल भी तो बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे बता दोगे? 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ठीक है आकाश विश्वकर्मा, धन्यवाद, थैंक यू। नींद बहुत आ रहा है, क्या क्या? सो जाओ यार। राजनंदिनी क्या कर रही हो यार? दूसरों को भी मारे दे रही हो। सो जाओ बेटा। हमसे क्वेश्चन पूछा है सॉल्यूशन कितना होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा है सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है जी, अभी तो 9 बजे हैं, 9:30 बजे। चलो, एफ और एस के बीच में एंगल दिया है, तो हमसे पूछा गया कितना? 96 मार्क्स है। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, शानदार साहिल कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू भैया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू आकाश विश्वकर्मा। बेटा हमसे पूछा आंसर कितना होगा, तो पहला क्वेश्चन जो था, पहले वाले केस की बात लेकर चलो, तो पहले वाले केस में एफ और एस के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी mg लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी होगा, तो पहले का जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? अभी भी वर्क 0 निकलेगा। बात ठीक है, बात ठीक है। दूसरा था रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल की वजह से, तो रिएक्शन फोर्स अभी भी ऊपर लगेगा बेटा, और अभी भी क्या लगेगा? एस इधर लगेगा। आंसर कितना आएगा? डब्ल्यू बराबर अभी भी 0 आएगा। ये बात है, ठीक है। चलिए तीसरे की बात लेकर चलूं, तो तीसरा बात हमसे पूछा गया है कि अप्लाइड फोर्स आरोपित बल वाला, आरोपित बल कितना है मेरे भाई? आरोपित बल की बात लेकर चलूं तो कितना है? अच्छा जी, आरोपित बल द्वारा
वर्क डन कितना होगा। तो आरोपित बल किस तरफ लगा रहे हो भाई, अब की बार आरोपित बल इस तरफ है, कितना है भाई साहब, एफ की वैल्यू 100 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, एस की वैल्यू अब की बार 10 मीटर है, एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो अब की बार वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एफ इंटू में हो जाएगा एस, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की बात लेकर चलो तो कितना होगा 1000, कॉस 30 की मतलब होगा √3/2 यानी 500√3, आंसर की बात लेकर चलो तो कितना आएगा 500√3 जूल। बोलो, बहुत बढ़िया शिवम। और चौथे क्वेश्चन की बात लेकर चलो, चौथा थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, सुनिएगा क्या अच्छा टॉपिक है भैया जी। पहली बात, ऊपर की तरफ आर आएगा, ये बात सही है, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल, लेकिन आप याद होगा अगर आपने मेरे से फ्रिक्शन पढ़ा है, अगर आपने मुझसे घर्षण पढ़ा है तो याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि इसका एक कंपोनेंट, इसका एक घटक एक्स में भी आएगा और इसका एक घटक वाई में भी आएगा। मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था एक घटक इसमें आएगा, इसको हम बोलेंगे 100 cos 30 डिग्री, और मैंने आपसे कहा था एक ऊपर भी आएगा, इसको हम बोलेंगे 100 sin 30 डिग्री। आपको याद होगा, आपको ये बात भी याद होगी, आर ऊपर लग ही रहा है मेरे भाई, है ना जी, और एम जी कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे लगता है, ये बात भी पता है। और एम जी कितना है, एम जी है, एम जी मास कितना 70, तो ये 70 है। आपको याद होगा फ्रिक्शन वाला केस जब हम घर्षण पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था अब की बार आर की वैल्यू 70 के बराबर नहीं है, अब आर निकलेगा आर प्लस 50 इक्वल टू 70 करके, और आर की वैल्यू कितनी निकलेगी 20 निकलेगी, याद करो मैंने आपसे बोला था। तो घर्षण बल की बात लेकर चलूं, तो घर्षण बल की बात लेकर चलूं तो अब की बार घर्षण बल हम कितना निकलेगा, तो घर्षण बल पीछे की तरफ आएगा, विस्थापन आगे की तरफ आएगा। घर्षण बल का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू आर, म्यू का मान है 0.5, आर हम निकाल चुके हैं 20, तो आंसर कितना निकला, ये निकला 10 न्यूटन। भाई 10 न्यूटन निकला तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा, एफ इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 -1 हो गया, तो ये हो गया 10 माइनस का इंटू में हो गया 10, आंसर कितना निकला माइनस का 100 जूल। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत बार कर चुका हूं, मुझे बताइए क्या बात ठीक है, क्या बात ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, बट आप समझ लीजिएगा कि इस तरीके से हम इनको लिखकर चल सकते हैं, ये मेरे क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो क्वेश्चन घुमाने फिराने में 50 बन सकते हैं, लिमिट नहीं है, बट आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस एफ और एस के बीच में एंगल निकालना होता है और डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे। चलिए ठीक है, तो बस करें आज के लिए।